नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ रहे थे। ये हमारा 15वां वीडियो लेक्चर है। कल हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रश्नों पर चर्चा की थी और ये नीति निर्देशक तत्व का यानी डीपीएसपी का दूसरा भाग है। दूसरा एवं अंतिम भाग कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें सारे वैरायटी के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो फिर हम अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ये तो है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान वितरण, ये भी है। अभी देखेंगे किस किस आर्टिकल में है, वो भी चीजें देखेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहने की व्यवस्था करना। तो जो इसका सी ऑप्शन है अस्पृश्यता उन्मूलन, जब आपको याद होगा जब हमने उसका एमसीक्यूज किया था मौलिक अधिकार का, तो उसमें अनुच्छेद 17 में ये चीज था अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में। अनुच्छेद 17 में था। तो ये मौलिक अधिकार में जब शामिल हो गया तो दूसरी चीजें, दूसरा जो बाकी चीजें इसमें शामिल हो गई। आइए देखते हैं, इसका कुछ अनुच्छेद भी देखेंगे तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 को अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। अन्य 3 विकल्प में महिलाओं हेतु समान वेतन अनुच्छेद, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 घ 39D में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का वितरण 39 क मतलब 39A में, तथा समान कार्य हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोगों को याद होगा कि नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच है और कौन से भाग में है, कल ही मैंने बताया था। फिर से एक बार बता दूं, 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और ये संविधान के भाग 4 में है, जबकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। पहला मद्य निषेध है, दूसरा फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध है, बेगार तथा बाल प्रथा निषेध है, अस्पृश्यता निषेध है। तो आपको याद होगा ये आर्टिकल 24 में था, ये आर्टिकल 23 में था और ये आर्टिकल 17 में था मौलिक अधिकार वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्य निषेध। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मद्य निषेध हेतु संविधान के अनुच्छेद 47 कहाँ पे है? नीति निर्देशक तत्व में। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध यानी 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित है। बेगार अथवा बाल श्रम हेतु 23 में वर्णित है कि बेगारी की जो प्रथा थी उसको खत्म करने के लिए अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान किया गया है, तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? यानी कुछ नीति निर्देशक तत्व तो पहले से थे, उसके बाद कुछ चीजें बाद में जोड़ी गई। 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ इमरजेंसी के टाइम में, तो उस समय चीजें कुछ जोड़ी गई, तो उसको हमको देखना है और ये चीजें आप याद रख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कभी, तो या तो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा प्रावधान जोड़ा गया, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा एक अलग तरीके का प्रश्न आ सकता है कि कौन सा गांधीवादी है, कौन सा उदारवादी है, तो उसको कैटेगराइज करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप एम लक्ष्मीकांत की किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया गया। आइए देखते हैं, संविधान में बाद में जोड़ा गया ये बताना है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन तो पहले से था, गोवध निषेध भी पहले से था, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में पहले से है, मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो बाद में जोड़ा गया है। आइए देखते हैं किस आर्टिकल में मुफ्त कानूनी सहायता। तो मुफ्त कानूनी सहायता 1976 में जोड़ा गया है, तो मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? पहला, प्रौढ़ शिक्षा, कामगारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु को ना प्राप्त कर ले। 6 से 14 वर्ष होगा इसका, ये गलत छप गया होगा। तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ अनुच्छेद। आपको पहले भी मैं बताया कि भाग 4 में 39 से लेकर 51 तक है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। और अब देखते हैं कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 43 जो है इसमें कर्मगारों हेतु निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। गरीबों हेतु निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 39 क में किया गया, इसको बाद में जोड़ा गया है, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, उसको अनुच्छेद 45 में था, लेकिन अब जो है ये शामिल हो गया है मौलिक अधिकार में भी। और मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 21 में, जिसमें कि 21A है मेरे ख्याल से, 21A में शामिल है, जिसमें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे या बच्चियां हैं उनको शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मूल कर्तव्य हमने पढ़ा नहीं है, इसके बाद मूल कर्तव्य का मे भी वीडियो आए, लेकिन अभी मैं बता दूं इन दोनों में है। पहला तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 51 जो 51 आर्टिकल 51 कुछ सबसेक्शन है उसमें, और मूल कर्तव्यों में भी है। आइए इसका कुछ आर्टिकल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए 1976 के द्वारा, मतलब इसको भी बाद में जोड़ा गया है, किसको? पर्यावरण संरक्षण वाला, ये पहले शामिल नहीं था। तो 1976 के द्वारा 48A में जोड़ा गया पर्यावरण संरक्षण को, और पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करेगा राज्य इसको। और 51A(G) में के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 51A(G) में है। अभी हम इसके बाद जब मौलिक कर्तव्य पे जाएंगे तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। बस अभी आप याद रखिए 48A में क्या है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। ऐसे प्रश्न जब नीति निर्देशक तत्व का प्रश्न जब बहुत फैक्चुअल आपसे पूछा जाएगा, खासकर CGPSC में, तो आपको फैक्चुअल में भी जोड़ी मिलाने वाला आर्टिकल दे देगा, उसको जोड़ी मिलाना होगा। तो ऐसे कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जिनको आपको याद रखना चाहिए, ताकि जोड़ी मिला करके कूट सही गलत कूट को करके आप सही कर सकें इसको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों का संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवकाश सुरक्षित करना। अब इसमें से कौन सा शामिल है? तो शामिल तो सभी हैं, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है। इससे पहले मैंने बताया था कि 3 कैटेगरी में हमने बांट रखा है, कल के लेक्चर में भी बताया था, अभी भी मैं बताया था, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी 3 कैटेगरी में हमने नीति निर्देशक तत्वों को बांट रखा है। तो आपको कौन सा आर्टिकल गांधीवाद में आता है, कौन सा उदारवादी में आता है और कौन सा समाजवादी में आता है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर आप गांधी के विचार को पढ़ेंगे, समाजवाद के विचार को पढ़ेंगे, उदारवाद के विचार को पढ़ेंगे, तो खुद ही आप शब्द देखते ही यानी वाक्य देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से भाग का है, गांधीवादी का है, उदारवादी का है, समाजवादी का। तो इसमें से चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अब बात आ जाती है 1 की और 4 की। तो पहला जो है वह भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित करना है, आर्टिकल 44 है, और ये उदारवादी में आएगा। जैसे ये गांधीवादी में आया 2, वैसे ये उदारवादी में आएगा। और दूसरा है सभी कामगारों के लिए यथोचित तथा सांस्कृतिक अवकाश सुरक्षित करना। इसको देखते हैं आगे, तो इसका ये डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो पहले भी बताया था मैंने, जब कल की वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने बताया था आपको कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपके पास आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 226 और 32 दो अधिकार हैं, जिसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 जो है वो एक मौलिक अधिकार ही है, जिसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वही चीज पूछा है, नीति निर्देश, ये ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा, बाकी इसका आंसर जो है नीति निर्देशक परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब जो जिस पे कुछ कोर्ट बोल सके या फिर अपना जो है बाध्यकारी बना सके राज्य के लिए कि आप इस अधिकार को या फिर इस मौलिक कर्तव्य को आपको लागू करना ही होगा। तो इसके तहत मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट के पास अधिकार है कि वो सरकार को या फिर जो भी समूह या वर्ग या व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार को छीनता है, छीनना चाहता है, उससे वो सवाल कर सकती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। कल बताया था आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। आगे देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन है, पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम के थ्रू। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसमें से कौन सा वर्ग शामिल है। तो बच्चों के प्रति है, स्त्रियों के प्रति है, दलितों के प्रति है। दलितों के प्रति क्यों, आगे अभी समझ में आ जाएगा। तो एक जनजातियों के प्रति का वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4, सॉरी कहीं गड़बड़ हो गई ना, 1, 2 और 3 बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के प्रति। अच्छा हाँ, दलितों के प्रति वर्णन नहीं है क्योंकि कहीं भी दलित शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्योगों में प्रबंधन एवं कामगारों की सहभागिता। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। देख लिए, पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य समान वेतन, ये सारी चीजें हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि समान आचार संहिता कब का है, 44वां जो आर्टिकल उसमें शामिल है, जिसमें है यूनिवर्सल सिविल कोड, जिसकी बार बार बात होती रहती है। और खासकर एक विशेष समूह है जो इसकी बात करता है कि भाई अलग अलग लोगों के लिए, जैसे मुस्लिम्स के अलग लॉ क्यों है, हिंदू के लिए अलग लॉ क्यों है और क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ क्यों है। तो इसके लिए बात होती रहती है कि भाई सबके लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए। तो ये समान नागरिक संहिता की बात कहाँ से होती है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि राज्य जो है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो ये तो अलग हो गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा जो है 39 आपको एक चीज याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में जितनी भी चीज जोड़ी गई है ना, उन सारी चीजों के आगे आपको इस तरह से च क इस तरह से शब्द वो मिल जाएंगे, सब सेक्शन। तो आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब जो पहले था, जैसे पहले आया जब संविधान लागू हुआ तो इस तरह से हुआ कि ये 39, 40, 41, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें जोड़ी गई। जब इसके बीच में जोड़ा गया तो इसके 39 के बाद तो 40 होगा, तो 40 के बीच में ही लिखना है, तो इसको लिख दिया गया 39 को। तो इस तरह से ये जितनी भी चीजें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, सब में आपके आगे सब सेक्शन मिल जाएगा, च क ख। ये बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कुछ दूसरा था, कौन सा सिद्धांत नीति जोड़ा गया था ये पूछा गया है, तो सहभागिता वाला आंसर हो जाएगा इसका। आइए आगे देखते हैं। ये 10वां एवं आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा 51। और 51 में क्या लिखा है आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है।
यदि इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मिला ले तो फाइनल गोल क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। और उसके लिए ये स्टेप इसमें बताए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों के, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर करने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, जो कि डीपीएसपी में लिखा भी गया है। और किस में लिखा गया है? टीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के 51 आर्टिकल में लिखा गया है और 51 आखिरी आर्टिकल है। अगर आप सीजीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट, छत्तीसगढ़ में किसी भी स्टेट लेवल या फिर व्यापम वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो क्लास पे भी हमारा काम चल रहा है और हम वीडियो क्लास को कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े उसमें। मतलब आप देखें और आपको लगे बस मूवी चल रहा है और देखते देखते ही आप पूरा उसको समझ जाएं। इस तरह से हमारी तैयारी, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। करंट अफेयर क्विज को देते रहिए आप लोग। टेस्ट सीरीज को आप जरूर लगाइए और डिस्क्रिप्शन को भी ध्यान से पढ़िए। कई बार डिस्क्रिप्शन से प्रश्न बन जाते हैं और हम लोग ने डिस्क्रिप्शन पे खासा मेहनत किया है, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अगर डिस्क्रिप्शन को भी अगर आप अच्छे ध्यान से पढ़ें तो जरूर 2-4 नंबर तो आपके बढ़ ही जाएंगे। आइए देखते हैं आगे कुछ क्या है। आगे हाँ, 2018-19 में 32 से अधिक और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे, जो कि डायरेक्टली पूछे गए थे। डिस्क्रिप्शन को हमने मिलाया भी नहीं था तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आप इसको एक बार जरूर दीजिए। अगर दे रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन को बार बार पढ़िए, 5 बार 6 बार टेस्ट सीरीज को दीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, चैनल से जुड़िए, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।